तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि जल्द ही आपके लिए सब्सक्राइबर की स्टोरी आने वाली है, तो ठीक वो दिन आज का ही है। बस आप हमारी इन कहानियों पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। इससे हमें कहानियां बनाने में और मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। बताता चलूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो आप मुझे कहानियां सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शिवा है। मैं झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले का रहने वाला हूं और हमारी आज की ये घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो घटना मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। बात कुछ ऐसी है कि हम 4 दोस्त थे जो कि एक ही स्कूल में पढ़े थे। हम चारों दोस्त खूब मौज मस्ती किया करते थे। हम अक्सर स्कूल की छुट्टी होने पर हम स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि आज हम लोग पार्टी करेंगे। पहले तो मैंने मना कर दिया था, पर मेरे दोस्त ने मुझसे काफी जिद की तो मैं मान भी गया। तब जाकर मैंने उससे पूछा कि हम पार्टी करेंगे कहाँ, तो उसने कहा यहीं स्कूल में। मैंने कहा यहाँ कहाँ, कैसी बात कर रहा है। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि हम लोग छुट्टी हो जाने के बाद दीवार से कूदकर स्कूल के अंदर घुसकर पार्टी कर लेंगे, लेकिन हमें छुट्टी होने का और सबके जाने का बाहर ही इंतजार करना होगा। दोस्त की ये बात सुनकर तब मैंने कहा कि अच्छा चल ठीक है। और जब ठीक पूरा स्कूल खाली हो गया तब हम लोग पार्टी का सामान लेकर स्कूल के अंदर चले गए। धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था। फिर हमने पार्टी शुरू कर दी थी। वैसे दोस्तों माफ कीजिएगा कि हमने इतनी छोटी उम्र में ही थोड़ा बहुत अल्कोहल लेने की भी सोची थी। हम चारों दोस्तों ने अल्कोहल पी हुई थी तो हम चारों को हल्का हल्का नशा भी होने लगा था। हम चारों दोस्तों में हमारा ही एक दोस्त है, उसने हम सब से कहा कि स्कूल में जो पीपल का पेड़ है उसमें चुड़ैल का वास है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था। लेकिन दोस्तों हम तीनों में से किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सच कहूं तो यही हम सबकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे कहा कि भाई शायद तुम्हें नशा हो गया है, इसीलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम बस चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब जाकर मेरे दोस्त ने कहा अरे भाई मैं सच कह रहा हूं। मैंने तभी कहा कि भाई पार्टी का मजा क्यों खराब कर रहे हो, अब बस भी करो, तुम बस पार्टी एंजॉय करो। वैसे इसके बाद हम पार्टी में मस्त हो गए। बातों ही बातों में मेरी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस पर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। न जाने ये सब मैं क्या देख रहा था। मैंने अपने दोस्तों को इशारा करते हुए शांत रहने को कहा और उन लोगों को पीपल के पेड़ पर देखने को कहा। मेरा इतना कहते ही हम सभी का नशा उतर गया था। मैंने कहा सब धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए यहाँ से निकलते हैं। हम सारे काफी डरे और सहमे हुए थे। हम सब चुपचाप वहां से निकल ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त के हाथ से अचानक बोतल छूट गई। यकीनन वो आवाज बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उस चुड़ैल ने हम लोगों को देख लिया था। हमें देखकर वो हमारी तरफ ही आने लगी। हम लोग वहां से भागने लगे और जैसे ही हमने स्कूल की दीवार से कूद लगाई, वैसे ही मैंने देखा कि हमारा एक दोस्त वापस अंदर ही गिर गया था। उस वक्त वो बिल्कुल अकेला हो गया था, इसीलिए डर के मारे वो लगातार बचाओ बचाओ कह रहा था, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जा सके। हमें उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हम मन ही मन भोलेनाथ महादेव को याद किया। तब मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में त्रिशूल था और वो हमारी तरफ ही आ रहा था। सच कहूं तो हम लोग उसे देखकर डर गए थे। उन्हें देखकर जैसे ही हम भागने वाले थे कि वैसे ही उस बूढ़े बाबा ने हमें कहा रुको बेटा, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब जाकर हम लोगों ने उन्हें सारी बात बता दी थी। उस वक्त बाबा ने हमारा साथ दिया। उन्होंने उसी पीपल के पेड़ की तरफ देखकर बड़े ही जोरों से कहा
कि तू जो कोई भी है, इन बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे वंश का अंत कर दूंगा। इतना बोलते ही वो चुड़ैल उनके सामने आ गई थी, लेकिन वो हमें अब नहीं दिखाई दे रही थी। पर उन बाबा की बातों से हमें पता चल रहा था कि वो शायद कुछ ना कुछ तो बोल रही है। बाबा कुछ देर उस तरफ देखते और अचानक से बोलते। इसी तरह उन्होंने दोबारा कहा कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है, तू इन्हें छोड़ दे। न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जाओ अपने दोस्त को ले आओ, अब कुछ नहीं होगा। मैंने दीवार कूद कर देखा तो मेरा दोस्त अभी भी वहीं बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसकी जान में जान आई और वो भी एकदम से खड़ा उठा और हम दोनों दोबारा से दीवार कूदकर बाहर रोड पर आ गए। हम चारों काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हम भागते हुए अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर ठीक अपने घर वालों को हमने इस घटना के बारे में सारी बात बताई। हमारी बातें सुनकर पहले तो परिवार वालों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब अगले दिन मेरा वही दोस्त घर पर आया और उसने जब बताया तो उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि सच में कुछ तो हुआ था। तब जाकर कहीं घर वालों ने कहा कि शायद तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव ने की है। इसके बाद हम सब ने मिलकर भोलेनाथ को प्रणाम किया, साथ ही ये कसम भी खाई कि आज के बाद कभी ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे कि हमें या फिर हमारे परिवार वालों को कोई भी दिक्कत हो। तो दोस्तों, ये थी शिवा की कहानी। हालांकि इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है ये तो आप कमेंट करके बताना ही, मगर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें साथ ही ये भी सीख लेनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर हमें गलत काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हर चीज की एक उम्र और सीमा होती है जो कि हमें कभी लांघनी नहीं चाहिए। तो ठीक, चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम और जगह नहीं बताना चाहता, लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जो कि शिवा ने ही भेजी है। आइए सुनते हैं। ये बात 1975 की है। मेरी नानी संबलपुर की रहने वाली है। तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत पहले संबलपुर एक जंगल एरिया हुआ करता था, इसीलिए वहां पर कम लोग रहते थे। तो एक दिन की बात है, वहां एक पति पत्नी रहने आए थे और उन्होंने वहां पर घर किराए पे लिया था। उस वक्त उस आदमी की बीवी गर्भवती थी और वहां आसपास में किसी का भी घर नजदीक में नहीं था, और अगर पास में कोई घर था भी तो वो वहां से काफी किलोमीटर की दूरी पर था। एक दिन उसके पति ने कहा कि मुझे सामान बेचने दूसरे गांव जाना है, वहां पर मेला लगा हुआ है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैसे कहां से कमाएंगे। तब जाकर उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं पेट से हूं, आप अभी मत जाओ। पत्नी की बात सुनकर उसके पति ने कहा कि यही तो टाइम है, तुम चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब जाकर कहीं वो मान गई। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन उसका पति सुबह सामान बेचने चला गया था और अब शाम भी हो चुकी थी कि तभी अचानक उसकी बीवी के पेट में दर्द हो गया था। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि उस औरत को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। यकीन कीजिएगा कि दर्द से चिल्ला चिल्लाकर वो औरत मर गई। साथ ही उसकी आवाज सुनने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। उसकी आवाज बस उस जंगल में गूंज कर रह गई थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आसपास में किसी का घर भी नहीं था, तो ठीक उसकी लाश को देखने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी लाश वहीं पर सड़ गई। तब जाकर कहीं वो चुड़ैल बन गई और एक एक करके गांव वालों को मारने लगी थी। उन दिनों सब उसके कहर से गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग गए थे। दूसरी तरफ जब उसका पति वापस घर को आ रहा था तो उसे बहुत कुछ अजीब लगा और वो भी यही सब सोचते हुए अपने घर पहुंचा। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप आ गए, अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर वो अंदर रसोई में चली गई और ठीक उसका पति बाहर चटाई पर लेट गया। कुछ देर बीत जाने के बाद उसके पति ने सोचा कि चलो देखता हूँ कि आज वो मेरे लिए खाने में क्या बना रही है। यही सोचकर उसने बाहर खिड़की से झांका तो पाया वो जो देख रहा था वो देखते ही रह गया। उसके मानो होश उड़ गए थे
उसने देखा कि उसकी बीवी का चेहरा एकदम काला पड़ गया था और आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो गई थी। वो बस लगातार एक ही शब्द कह रही थी कि आज मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, मैं इसका शिकार आराम से करूंगी। इतना सब देखकर उसका पति सब कुछ समझ गया था। हालांकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने धीरे से अपना चाकू निकालकर केले के पेड़ का मोटा तना काटा और चटाई में रखकर उसके ऊपर चादर उड़ा दी। यही सही मौका पाकर उसने अपने घोड़े को बिना कोई आवाज किए धीरे से खोला और धीरे धीरे वहां से निकलकर आधे रास्ते तक पहुंच गया। लेकिन जब उसकी पत्नी उसे उठाने के लिए आई तो वो उस वक्त ये सोच रही थी कि आज तो इसकी मौत तय है। उसने अपने पति को आवाज दी कि चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। जाहिर सी बात थी, जब वो वहां था ही नहीं तो बदले में जवाब कैसे आता। वो लगातार कई बार बोलती रही और जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो उसने चादर हटाकर देखा तो पाया कि उसका पति वहां पर नहीं था। बस उसने इतना देखा ही था कि वो गुस्से में अपने वाले रूप में आ गई थी। उसने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो पाया कि उसका पति वहां से काफी दूर निकल चुका था और वो लगातार अपने घोड़े पर बस चलता चला जा रहा था। यही सोचकर उसकी पत्नी उसका पीछा करने लगी, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंच पाती कि उसका पति एक पुल को पार करके आगे निकल चुका था, जिसके कारण वो चुड़ैल उस पुल को पार नहीं कर सकती थी, क्योंकि सभी भूत प्रेतों का अपना एक इलाका होता है। वहां से निकलने के बाद उसके पति को एक आदमी मिला तो उस आदमी को उसके पति ने सारी बात बताई। तब जाकर कहीं उसने बताया कि कैसे तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ था। वैसे ये तुम्हारी पत्नी ही है या कोई और, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उस घटना के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। उस आदमी की बात सुनने के बाद उसके पति ने भी कहा कि गलती मेरी ही थी, मुझे अपनी पत्नी को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वैसे मैं जो वहां देखकर आ रहा हूं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस आदमी ने पूरी बात सुनी और उससे कहा कि तुम अपने पास काला सरसों हमेशा रखना, ऐसा करने से चुड़ैल पास नहीं आती। वैसे होनी को तो कोई भी टाल नहीं सकता, जब कुछ होना होता है तो वो तो होकर ही रहता है। वैसे तुम अभी जिंदा हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, बाकी पीछे जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी शिवा की दूसरी कहानी, जो कि उन्हें उनकी नानी जी ने बताई थी। अब हालांकि बड़े बुजुर्ग कहानी तो काफी डरावनी बताते हैं, ऐसा लगता है कि शायद इन सब बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा सच में होता भी होगा। वैसे उनकी नानी ने ये कहानी उन्हें शायद डराने के लिए भी बताई हो या फिर सच्ची भी हो सकती है, लेकिन कौन जानता है कि इस दुनिया में न जाने क्या क्या हो सकता है। बाकी कहानियां अभी और हैं। आइए चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन है, मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। पर आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ वो मेरे चाचा जी के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरे चाचा जी पिछले 30 सालों से एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनको उड़ीसा के कई सारे जंगलों में पोस्टिंग होती रहती थी और तकरीबन 30 सालों के काम के बाद उनका कहना है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा उलझी हुई चीजों से भरी पड़ी है। उन्होंने बताया कि उनकी पोस्टिंग कोरापुत में हुई थी। कोरापुत बहुत ही सुंदर जगह है और उसका ज्यादातर भाग जंगल और आदिवासियों से भरा हुआ था। मेरे चाचा जी का काम कोरापुत में जंगल में रात भर पेट्रोलिंग करने का था। उन दिनों दिसंबर का महीना था। तब डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें एक जिप्सी गाड़ी दी गई, जिसकी बदौलत वो रात भर पेट्रोलिंग करने के लिए निकला करते थे। तो ठीक ऐसे ही एक रात 9 बजे तक सब लोग तैयार होकर निकल चुके थे। उस रात को करीबन 12 ही बजे होंगे कि तभी जंगल की नॉर्थ की साइड से उन्हें एक इमरजेंसी मैसेज मिला। उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर ने आदिवासियों के ऊपर हमला किया होगा, लेकिन जब वो भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक पूरा पेड़
खून से लथपथ पड़ा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां पर कोई भी जानवर नहीं था और ना ही कोई आदमी। देखकर तो ऐसा मालूम होता था कि यहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि किसी के भी होने का निशान नहीं था। ये सब देखकर उन्हें लगा कि शायद उनके साथ किसी ने बहुत गंदा मजाक किया होगा। हो सकता है कि ये सब वहां के कॉलेज के लड़कों की हरकतें हों। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था कि उस जंगल के बीचों बीच एक आर्मी का स्कूल था। फिर जब मेरे चाचा जी उस स्कूल में पूछताछ करने के लिए गए तो वहां जाकर उन्हें पता चला कि पूरा स्कूल खाली है, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां पड़ी थी। इसके बाद चाचा जी और उनका एक साथी, इन दोनों ने इस बात पर कुछ ज्यादा गौर नहीं किया और ठीक उन्होंने उस पेड़ को साफ करवाने के लिए एक आदमी भी भेज दिया था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा कि कोई ना कोई पेड़ उन्हें खून से लथपथ मिलता रहा और ठीक उस वक्त ऐसी जगह में डीएनए जांच जैसी आधुनिक तकनीक करने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए चाचा जी भी थोड़ा ढीले से पड़ गए। वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें खून के साथ एक इंसान का अंग भी मिला। तब जाकर कहीं चाचा जी को समझ में आया कि उन्होंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पेचीदा केस है। यही सब सोचकर उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से काफी सारी आधुनिक मशीनें और साथ ही अच्छे डॉक्टरों की टीम भिजवाई गई ताकि वो लोग अच्छे से जांच कर सके। उन सब के आने के बाद दिमाग तो तब हिल गया जब स्कूल से मिला डीएनए काफी अलग था। और जब चाचा जी ने डॉक्टर से पूछा तो उनका कहना था कि इंसान के अंदर जो डीएनए होता है वो समय के साथ बदलता रहता है और आज के इस जमाने में जितने भी लोगों का डीएनए देखा जाए तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा अलग है। या यूं कह लीजिए कि ये डीएनए इंसान का है ही नहीं और ना ही किसी जानवर का है। डॉक्टरों की ये बात सुनकर उन्हें लगा कि शायद ये डॉक्टर ही बेकार है जिसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वैसे वहां पर जो अंग मिले उनका जो आकार था वो आम इंसान से काफी ज्यादा बड़ा था और कुछ तो काफी ज्यादा छोटे भी। कोरापुट जैसे जंगलों में तो उन दिनों उस जमाने में इतना कोई लोग जानते भी नहीं थे कि कोरापुट जैसी कोई जगह भी है। इसीलिए ये बात कभी भी किसी न्यूज पर नहीं आई। लेकिन कुछ सालों बाद जब उनकी पोस्टिंग किसी अलग जगह में हुई तब उनके साथ कोरापुट में काम करने वाले एक ऑफिसर जिनका नाम सुरवा था, उसने चाचा जी को एक वीडियो भेजा। तो ठीक जैसे ही उन्होंने उस वीडियो पर नजर डाली तो वो चौंक कर रह गए। साथ ही न जाने उनके दिमाग में एक साथ कई सारे बुरे ख्याल चलने लगे। उस वीडियो में बहुत कुछ अजीब था, मतलब कि काफी ज्यादा अजीब लोग जिनका कद काफी कम था और वो 4 पैरों पर चल रहे थे। वो लगभग 6 से 7 लोग थे। देखते ही देखते वो सब एक पेड़ के चारों तरफ खड़े हो गए और कुछ अजीब जादू टोना करने लगे। वो जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा मैंने तो आज तक सुनी ही नहीं थी। खैर कुछ ही देर बाद वो लोग अपने ही ग्रुप के एक आदमी को पेड़ के सामने लेटाकर उसे काटने लगे और ठीक बाकी के लोग उसे खाने लगे। इसके बाद उसी का खून उस पेड़ पर रंग दिया गया। उन्होंने उसके शरीर के अंग को उस पेड़ पर ही लटका दिया था और ठीक ये सब जंगल में लगाई गई सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका था। और ठीक उस कैमरे की बदौलत ही चाचा जी को सच्चाई का सबूत मिला। इसके बाद अगली सुबह पूरी फॉरेस्ट की टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने वहां पहुंचकर पूरे जंगल का कोना कोना छान दिया था पर उन्हें अजीब प्राणियों का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं मिला। आज इस बात को लगभग कई साल बीत चुके हैं। वैसे अब कोरापुट उड़ीसा का एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन गया है। हालांकि अब वहां ऐसा कुछ भी देखने या सुनने को नहीं मिलता। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कभी ऐसा ना हो। वैसे दोस्तों, एक बात ये भी है कि दुनिया को जितना हम समझते हैं ये दुनिया उतनी ही दिमाग घुमा देने वाली है। वैसे ये घटना के बारे में मेरे दिमाग में कई सालों से था, लेकिन मैं किसी को बता तक नहीं पा रहा था। लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। बाकी आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी अंशुमन की कहानी जो कि उनके चाचा जी के साथ घटी थी। हालांकि हम सभी प्रकार के ऑफिसर्स को दिल से सैल्यूट करते हैं
क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम देश में सुरक्षित हैं। वैसे आपको इनकी कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। मेरे गांव का नाम सावकारवाड़ी है और ठीक ये किस्सा भी हमारे गांव से ही जुड़ा हुआ है। सच कहूं तो अब वो दिन आ ही गया था जिसके लिए हमारा गांव प्रसिद्ध था। वो दो चीज वहां काफी प्रसिद्ध थी। वहां की पहली 12 गाड़ी और दूसरा वहां पर कुश्ती के मैच भी शुरू हो गए थे। अब बस आखिरी का एक मैच ही बचा था और वो मैच काफी स्पेशल होने वाला था, क्योंकि उस कुश्ती में दो जिगरी दोस्त जिनका नाम गट्टू और गोकुल था, वो दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले थे। और अब वो समय आ ही गया था जब दोनों कुश्ती खेलने लगे। खेलते खेलते वो दोनों थोड़ा रिंग की तरफ आ गए थे और ठीक वहीं पर पास में ही एक कुआं भी था जो कि गोकुल का था। तो दोस्तों, हुआ ये कि कुश्ती खेलते खेलते वो दोनों कुएं के किनारे पर आ पहुंचे। लोगों ने उन्हें काफी आवाज भी दी, पर वो दोनों लड़ने में इतना मगन थे कि मानो उन्हें किसी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ खेलते खेलते अचानक से गोकुल द्वारा गट्टू को धक्का लगा और गट्टू सीधा कुएं में जा गिरा। वैसे गोकुल ने यह जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन गट्टू का सर कुएं में पड़े पत्थर पर जाकर लगा था, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। उस वक्त सभी गांव वाले एकदम से खामोश हो गए। माहौल एकदम शांत हो चुका था। सबको बेहद अफसोस हो रहा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि गट्टू की जान चली जाएगी। तो ठीक उसी रात गोकुल रात के 12 बजे उसी कुएं के पास मोटर चालू करने को आया। वो पूरे दिन से काफी ज्यादा निराश और दुखी भी लग रहा था, क्योंकि उसकी ही कुएं में उसके दोस्त की मौत हो गई थी। वो बस आखिरी पल था जिन्होंने भी उस वक्त गोकुल को देखा होगा, क्योंकि इसके बाद अगले दिन गोकुल की लाश भी उसी कुएं में मिली। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। कईयों को तो यह भी लग रहा था कि शायद गट्टू के भूत ने ऐसा किया होगा। तो दूसरी तरफ कई लोगों ने यह भी कहा कि उसने अपनी दोस्ती निभाई है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं माहौल एकदम बिगड़ चुका था, क्योंकि इसके बाद अमावस्या की रात को उस कुएं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज गट्टू और गोकुल के भूत की थी, जो कि कह रहे थे कि गांव वालों, हमें 3 और लोगों की मौत चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे। सच कहूं तो अब तक उस कुएं में गिरकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बस एक की ही मौत होनी बाकी बची है। और ठीक इसी डर की वजह से वहां से कोई भी लोग उस कुएं के पास जाता तक नहीं। कहा जाता है कि उस कुएं से अमावस्या की रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वैसे फिलहाल अब तक किसी की मौत तो नहीं हुई है, और बाकी हो सकता है कि ये किसी इत्तेफाक के कारण ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन वहां के लोगों का कुछ और ही मानना है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी गोकुल के गांव की कहानी। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम चलने वाले हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान सेन है। मैं जो कहानी आप सभी को बताना चाहता हूं वो मेरे साथ ही घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए स्कॉटलैंड गया था। मैं वहां मसलबर्ग में था, जो कि एडिनबर्ग कैपिटल सिटी ऑफ स्कॉटलैंड से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था। एक दिन मैं अपने लिए कुछ घर की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया था, और वहां पर तो प्राइवेट बस से भी आना जाना कर सकते थे। लेकिन मैं तो छात्र था और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, तो मैंने पैसे बचाने के लिए अक्सर पैदल ही आना जाना करता था। ऐसे ही एक दिन मैं शाम को कुछ सामान लेने के लिए वहीं के सुपरमार्केट में गया। सर्दियों का समय था और मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन हर जगह बर्फ पड़ी हुई थी। लेकिन मैं जिस रास्ते से जाता था वो रास्ता काफी लंबा पड़ता था, जिसके एक तरफ खाली मैदान था और दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान भी था। मैं अब उस सुपरमार्केट पर पहुंच गया था। वहां से मैंने सारी खरीदारी की और इसी चक्कर में काफी समय बीत चुका था। यकीनन अब शाम हो चुकी थी। घर को निकलते वक्त मैंने जब समय देखा तो शाम के 7 बज चुके थे और स्कॉटलैंड में सर्दियों के समय
शाम 4 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और तो और वहां शाम 6 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन मुझे काफी देरी हो गई थी। मुझे ठीक उसी रास्ते से घर को वापस भी जाना था। उस वक्त रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो जब मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी, जो कि मेरे पीछे से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई और भी मेरी तरह इतनी देर में जा रहा होगा। वैसे अच्छी बात थी कि कोई तो है। मैं इस रास्ते में अब अकेला नहीं था। मुझे एक सहारा मिल गया था। वो पैरों की चलने की आवाज काफी देर तक आ रही थी। तो मैं यूं ही पीछे घूमकर देखने लगा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन मैं ज्यादा ना सोचते हुए आगे बढ़ता रहा। पर वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी के थोड़ी देर बाद मुझे किसी की परछाई मेरे बगल से गुजरती हुई दिखाई दी। इसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर तो मेरा खून ही जम गया था। मैंने परछाई में देखा कि उसका सिर अपने धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया था, और अब ठीक मेरे पीछे एक बिना सिर वाली परछाई चल रही थी। मैं अंदर तक हिल चुका था। मैंने उस वक्त भगवान जी का नाम लिया और वहां से दौड़ने लगा। वैसे मैं ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में काफी सारा सामान भी था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह भागकर अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच गया था। वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसके बाद मैं कभी भी उस रास्ते दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आयुष्मान सेन की कहानी। इंडिया तो दूर, कई बार तो बाहर भी ऐसा देखने को मिल जाता है। जिस तरह कहानियां सुनते सुनते हमें कई बार बाहर के लोग भी कहानियां भेज देते हैं। इन सब चीजों से पता चलता है कि YouTube का परिवार अब काफी बड़ा हो चुका है, और ये सब बस आपकी ही बदौलत हो पाया है। बाकी इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तब तक चलते हैं अपनी छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धेश देवलेकर है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे घर के सामने थोड़ी ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। मेरी माँ मुझे शाम के वक्त उस पेड़ के पास जाने नहीं देती थी। मैंने एक बार अपनी माँ से पूछा कि आप हमेशा मुझे क्यों नहीं जाने देती। तो माँ ने जवाब दिया कि वहां पर 2 साल पहले एक लड़की ने जान दे दी थी। उसका ये कारण था कि वो 10वीं कक्षा में फेल हो गई थी, इसीलिए उसने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, माँ की ये बात सुनकर मुझे डर तो काफी लगा, लेकिन उस पेड़ के पास ना जाने का राज वो मुझे पता चल चुका था। माँ की बात मेरे दिल में इतनी घर कर गई कि मैं सुबह शाम बस यही सोचता रहता। मैं कई बार अपने घर की खिड़की से उस पेड़ की तरफ देखता रहता। मैं अपने दिमाग में कई तरह की फिल्म बना चुका था कि आखिर ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा। इसी तरह मैं एक रात 2:30 बजे टॉयलेट करने के लिए बाहर गया, और जब मैं टॉयलेट करके वापस घर के अंदर जा ही रहा था कि मेरी नजर उस पेड़ पर पड़ी, और मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की खड़ी थी। मैंने उसे आवाज दिया तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं उस पेड़ के पास गया और मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तो मेरे पूछते ही उसने अचानक से अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया। दोस्तों, वो जो दृश्य था उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें सफेद थी। उसे देखकर मैं एकदम डर गया। मैं वहां से भागने लगा, पर वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन मैं घर के अंदर आ गया और मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता को उठाकर उन्हें सारी बात बताई। तो वो लोग दूसरे दिन ही मुझे एक बाबा जी के पास लेकर गए, और वहां पहुंचते ही उन बाबा जी ने मुझे देखा तो वो देखते ही सब कुछ समझ गए थे। मैंने बाबा जी को सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातें सुनने के बाद बाबा जी ने मेरे हाथ में एक काला धागा बांधा, जो कि मंत्रों से बंधा हुआ था। धागा बांधने के बाद ये कहा कि 3 दिन तक हाथ से नहीं उतरना चाहिए। बाबा जी ने यह भी कहा कि वो एक डायन थी। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम बच गए, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, इसके बाद फिर क्या था, बस हम अपने घर वापस आ गए। हालांकि मैं फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं गया, और मेरे अंदर डर तो इतना है कि रात को कभी भी चाहे कितनी ही जोर से टॉयलेट लगा हो, सच कहूं तो मैं तब भी बाहर नहीं जाता।
दोस्तों ये थी देवलेकर की कहानी। हालांकि इनके साथ जो हुआ वो तो बुरा था ही, लेकिन आप सभी डर का कहर तो समझ सकते हैं। कभी कभी इंसान इतना डर जाता है कि वो गलती दोहराना तो दूर उसके नाम से ही डरने लगता है। खैर दोस्तों, चलते हम अपनी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम मनीषा है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ ही घटी है। दोस्तों ये बात तब की है जब मैं 5 साल की थी। उस समय मेरी माँ की मौत हो गई थी, तो मैं और मेरी बहन हम दोनों नानी जी के घर पर रहने आ गए। और ठीक इसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी ने अपना पुराना घर बेच दिया और नानी के घर के पास ही नया घर खरीद लिया। लेकिन दूसरी तरफ नानी हमारे साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। वो हमें हर वक्त डांटती रहती थी। इसी वजह से मैं और मेरी बहन डरे डरे से रहते थे। हम बस पिताजी के ऑफिस से लौटने का इंतजार करते रहते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मुझसे कोई गलती हो गई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो ठीक से याद नहीं है कि क्या गलती थी, पर मुझे इतना जरूर याद है कि हमारी गलती की वजह से हम दोनों को नानी ने बहुत मारा। सच कहूं तो एक 5 साल के बच्चे के हिसाब से वो पिटाई बहुत ज्यादा थी। इसके बाद मैं और मेरी बहन दोनों बहुत उदास होकर बाहर बैठ गए थे और अपनी किस्मत पर रो रहे थे। पर उस वक्त हम बच्चे थे, कब तक रोते। इसके थोड़ी ही देर बाद हम दोनों सब कुछ भूलकर खेलने लगे। उस वक्त दोपहर का समय था। नानी अंदर कमरे में सोई हुई थी। वो अचानक जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो लगातार यही कह रही थी कि मदद करो। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। नानी बिल्कुल अकेली थी। उनकी चीख सुनकर पड़ोसी भागकर घर पर आए। उन्होंने नानी से पूछा कि क्या हुआ, तो नानी ने कहा कि उनको हमारी माँ दिखाई दी थी जो कि उनका गला दबा रही थी। नानी ने बताया कि वो ये कहकर गई है कि अगर आगे से मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नानी उस वक्त काफी ज्यादा डरी और सहमी हुई थी। वो डर के मारे उस वक्त रो भी रही थी। सच कहूं तो उस वक्त उस उम्र के हिसाब से मुझे नानी की ऐसी हालत देखकर बड़ा सुकून आया था। ये सब देखकर बस मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि काश आज भी मेरी माँ मेरे साथ ही होती। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी बहन की मौत 13 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन मेरी माँ मेरे हर सुख दुख में मेरे हमेशा साथ रहती है। इसीलिए मुझे इन सब चीजों से ज्यादा डर नहीं लगता। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की कुछ कहानियां। आपको कहानियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूँ। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ। मिलता रहूंगा आपको ऐसे ही रोमांच और कुछ रियल हादसों के साथ। खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।